नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और राजस्थान ज्योग्राफी में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है राजस्थान की जलवायु। तो राजस्थान की जलवायु से संबंधित जो भी हमारी बेसिक बातें थीं, बेसिक अवधारणाएँ थीं, उन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं और राजस्थान की जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उन कारकों को भी हम डिसाइड कर चुके हैं। ठीक है, आज बात करेंगे कि राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं क्या हैं और राजस्थान की जलवायु में ऋतुओं का क्या महत्व है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आज का पॉइंट है अपना वो है कि राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं। तो राजस्थान की जलवायु की कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो इसे भारत के अन्य राज्यों से अलग पहचान दिलाती हैं। तो सबसे पहली विशेषता है हमारी कि राजस्थान की जो जलवायु है वो शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु है। शुष्क जलवायु कैसे दोस्तों, कि जैसे ये हमारा अरावली पर्वत है और अरावली पर्वत जो है वो क्या करता है, इसकी जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और कैसे निभाता है महत्वपूर्ण भूमिका, कि इसका जो पश्चिम वाला भाग है, ये पश्चिम वाले भाग में वर्षा की कमी है और वर्षा की कमी होने के साथ साथ यहाँ का तापमान क्या है, अधिक है। तो तापमान अधिक, वर्षा कम, तो इसीलिए यहाँ जो हवाएं चलेंगी उनकी जो आर्द्रता होगी, उनकी जो ह्यूमिडिटी होगी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर किस प्रकार की हवाएं चलेंगी, शुष्क हवाएं चलेंगी, सूखी हवाएं चलेंगी जिनमें आर्द्रता की क्या रहेगी, कमी रहेगी। तो इसलिए इसके अरावली के पश्चिम वाला जो राजस्थान का क्षेत्र है वो कैसा रह गया है, शुष्क प्रदेश रह गया है। ठीक है, शुष्क या अर्धशुष्क प्रदेश बन गया है। इसके पूर्व वाला जो क्षेत्र है वो आर्द्र या उपाद्र जलवायु प्रदेश बन गया है। क्यों? क्योंकि पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में वर्षा क्या होती है, अधिक होती है। तो इसीलिए राजस्थान में किस प्रकार की जलवायु की प्रधानता है, शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु की प्रधानता है। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है यहाँ तापमान में भिन्नता पाई जाती है। तापमान में भिन्नता का मतलब है दोस्तों कि ग्रीष्म ऋतु में तो यहाँ पर उच्च तापमान रहता है, जबकि शीत ऋतु में यहाँ क्या रहता है, निम्न तापमान रहता है। तो राजस्थान भारत का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ ग्रीष्म काल में या ग्रीष्म ऋतु में टेम्परेचर हाई रहता है और शीत ऋतु में टेम्परेचर लो रहता है। ठीक है, लो कैसे, देखिए ग्रीष्म ऋतु में जो टेम्परेचर रहेगा वो 35 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और शीत ऋतु में जो टेम्परेचर होता है वो 10 डिग्री से लेकर के 17 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसका मतलब देखिए जो तापांतर है वो क्या है, बहुत अधिक हो जाएगा। दूसरी चीज, पश्चिम में राजस्थान के क्या है, मरुस्थल है। तो मरुस्थल की उपस्थिति के कारण क्या होता है, यहाँ पर तापमान अधिक रहता है। तो तापमान अधिक है तो मरुस्थल की एक खास विशेषता ये होती है कि वो जितनी जल्दी गर्म होगा उतनी ही जल्दी ठंडा भी होगा। तो दिन में उसमें उच्चतम तापमान और रात में निम्न तापमान रहने की वजह से वहां भी तापांतर क्या पाया जाएगा, अधिक पाया जाएगा। इसलिए यहाँ की जलवायु की दूसरी जो विशेषता होगी वो क्या होगी कि राजस्थान में तापमान में क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। तीसरा पॉइंट है यहाँ वर्षा का असमान वितरण। वर्षा का असमान वितरण क्यों? क्योंकि जो अरावली पर्वत है ये क्या करता है, वर्षा को प्रभावित करता है राजस्थान में। तो इसके जो अरब सागर की मानसून की शाखा होती है वो इसके समानांतर निकल जाती है और जबकि जो बंगाल की खाड़ी की शाखा राजस्थान में आती है वो राजस्थान में पहुंचते पहुंचते उसमें आर्द्रता की कमी आ जाती है, इसलिए वो बहुत कम वर्षा करती है। इसलिए यहाँ पर वर्षा में क्या पाया जाता है, असमान वितरण पाया जाता है। असमान वितरण का मतलब क्या है कि जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इसका शुष्क प्रदेश है, वहां पर 10 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है और जो अर्धशुष्क प्रदेश है जिसे हम बांगर के नाम से जानते हैं वहां पर 25 से 40 डिग्री सेल्सियस की मध्यम वर्षा होती है। ठीक है, और इसके पश्चिम में यहाँ पर पूर्व में इसके पूर्व में जो वर्षा होती है वो 60 से 80 सेंटीमीटर होती है, जबकि इसके दक्षिण में जो वर्षा होती है दक्षिण पूर्व में वो होती है आपकी 80 से 150 सेंटीमीटर के आसपास।
तो राजस्थान में हर जगह वर्षा एक समान नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ पर वर्षा में क्या पाई जाती है, असमानता पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि पश्चिमी राजस्थान में तापांतर अधिक रहता है, ये पॉइंट हमने देख लिया। फिर ग्रीष्म ऋतु में गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती हैं, जिनको यहाँ पर क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है, और ये है आपकी राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं। ठीक है दोस्तों, तो 3 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। एक तो हमने इसका बेसिक परिचय जाना, बेसिक परिचय को जानने के बाद में अगला जो पॉइंट आया अपना वो क्या आया कि राजस्थान की जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं, और तीसरा पॉइंट क्या था अपना कि राजस्थान की जलवायु की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। कई बार परीक्षा में पूछ लेता है, प्री में या मेंस में भी, मेंस में पूछेगा राजस्थान की जलवायु की विशेषताओं का विवेचन कीजिए 50 या 100 शब्दों में। तो आप अगर ये पॉइंट आपके कीवर्ड्स हैं, अगर ये कीवर्ड्स आपको याद रहेंगे तो मेंस में भी आप इसमें बहुत अच्छा उत्तर लिख सकते हैं। दूसरी चीज कि अगर प्री में इस प्रकार का जो प्रश्न आएगा वो किस प्रकार से आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं हैं या नहीं है, तो इस तरीके से प्रश्न पूछेगा। तो आप बस इन कीवर्ड्स को याद रखिए। अगर ये कीवर्ड्स आपकी समझ में आ गए तो आप मेंस हो या प्री हो, दोनों ही कंडीशन में इस प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। और मेंस में वही विद्यार्थी ज़्यादा नंबर गेन कर पाता है जो कीवर्ड्स को आधार बना करके, यानी कि एक बहुत बड़ा विस्तार आपने पढ़ लिया, समझ लिया, अब उसको एक कीवर्ड में छांटना है। तो उसके लिए इस प्रकार से कीवर्ड बनाइए और उस कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हुए एक सिस्टमेटिक वे से आंसर लिखते जाएंगे, तो आपको अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा मेंस में बहुत अच्छी बढ़त मिलने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, अब इसके बाद में चर्चा करते हैं राजस्थान की ऋतुओं की। तो दोस्तों राजस्थान की ऋतु, तो इससे पहले मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि हमने जब भारत की जलवायु पढ़ी थी और भारत की जलवायु में भारत की ऋतुएं पढ़ी, और भारत की ऋतुओं के ही समान राजस्थान की ऋतुएं हैं, बस थोड़ा बहुत अंतर है। अंतर भी कुछ नहीं है, टाइम भी वही है, विशेषताएं भी वही हैं। तो राजस्थान की ऋतुएं कितने प्रकार की हैं, 4 ऋतुएं हैं ज्योग्राफी में, और इन 4 ऋतुओं में सबसे पहली ऋतु है ग्रीष्म ऋतु, जिसे हम समर सीजन के नाम से जानते हैं। समर सीजन का जो टाइम पीरियड रहता है राजस्थान में वो मध्य मार्च से लेकर के मध्य जून तक रहता है। ठीक है, दूसरी है आपकी वर्षा ऋतु, जिसे हम रेनी सीजन के नाम से जानते हैं, और इसका जो टाइम पीरियड रहता है वो मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच में रहता है। तीसरी ऋतु है अपनी शरद ऋतु। शरद ऋतु को ऑटम सीजन के नाम से जाना जाता है, और ऑटम सीजन का जो टाइम पीरियड राजस्थान में रहेगा वो मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर के बीच में रहता है। ठीक है दोस्तों, फिर आती है अपनी शीत ऋतु। शीत ऋतु का टाइम पीरियड रहेगा मध्य दिसंबर से मध्य मार्च के बीच में। अब एक एक करके हम इन ऋतुओं के बारे में डिसाइड करेंगे कि ग्रीष्म ऋतु भारत में या राजस्थान में क्यों बनती है, यानी कि पृथ्वी पर ऐसी कौन सी कंडीशंस उत्पन्न होती हैं जिससे ग्रीष्म ऋतु भारत में बनती है, और भारत में ग्रीष्म ऋतु है तो राजस्थान में भी ग्रीष्म ऋतु रहेगी। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि ऐसी पृथ्वी पर बनने वाली कंडीशंस कौन कौन सी हैं। अगर आपने अक्षांश और देशांतर में पृथ्वी की गतियों में पृथ्वी की परिक्रमण गति, यानी कि जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही होती है, अगर उस वाले टॉपिक को पढ़ा है, मैंने आपको बेसिक में भी बताया था यहाँ पर, और भारत की जलवायु वाले टॉपिक में भी विस्तार से उसे समझाया है कि किस प्रकार से पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है, और सूर्य की परिक्रमा करते करते 2 बार सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। जिस समय सूर्य की जब किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती हैं उस कंडीशन को हम विषुव कहते हैं। उस समय संपूर्ण पृथ्वी पर क्या होता है, दिन और रात बराबर होते हैं, 12-12 घंटे के होते हैं। फिर सूर्य का दक्षिणायन होता है, और दक्षिणायन होगा तो पृथ्वी का दक्षिणी भाग सूर्य के सम्मुख होगा, और जब दक्षिणी भाग सूर्य के सम्मुख होगा तो उस समय मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी, और जब मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं उसे कहा जाता है मकर संक्रांति। और मकर संक्रांति की जो स्थिति बनती है दोस्तों पृथ्वी पर, वो बनती है 22 दिसंबर को। अब 22 दिसंबर को पृथ्वी पर क्या होता है कि जब सूर्य की सीधी किरणें कहाँ आ रही हैं, मकर रेखा पर आएंगी, और मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, तापमान बढ़ेगा। जब दक्षिणी गोलार्ध में तापमान बढ़ेगा तो दक्षिणी गोलार्ध में उस समय कौन सी ऋतु होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी। और दक्षिणी गोलार्ध में अगर ग्रीष्म ऋतु है तो वहाँ दिन बड़े हो जाएंगे और रात छोटी हो जाएंगी। यानी कि ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना कि जहाँ पर गर्मी होगी वहाँ दिन बड़े होंगे और रात छोटी होंगी। उसके बाद में
उसी समय जब दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, शीत ऋतु होगी। शीत ऋतु का मतलब है कि उत्तरी गोलार्ध कर्क रेखा वाला भाग भारत के बीचों बीच से जा रहा है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो दिसंबर वाली स्थिति में भारत में उस समय शीत ऋतु होगी और यहाँ पर दिन छोटे और रात कैसी हो जाएंगी, बड़ी हो जाएगी। फिर सूर्य का क्या होगा, उत्तरायण होगा तो क्या होगा, जब कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी तो उस स्थिति को कर्क संक्रांति के नाम से जानते हैं। और कर्क संक्रांति में क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर पड़ रही हैं, तो यहाँ का तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ तापमान में वृद्धि से ग्रीष्म ऋतु होगी, और ग्रीष्म ऋतु होगी तो उसी समय जस्ट उसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होगी, शीत ऋतु होगी। तो ये ऋतुओं का परिवर्तन चक्र हमने पृथ्वी की परिक्रमण गति से जाना था। और पृथ्वी की दो ही गति होती हैं, एक होती है घूर्णन गति। पृथ्वी क्या करती है कि अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, घूमती है। तो उसके अपने एक्सिस पर रोटेट करने से क्या कंडीशन बनती है, दिन और रात होते हैं। यानी कि अगर ये पूछा जाए कि पृथ्वी अगर रोटेशन कर रही है तो इसके रोटेशन करने से क्या होगा, दिन और रात होगी, ठीक है। और दोबारा से दिन लग गया, दिन एवं रात होते हैं। और जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे बोलते हैं रिवॉल्यूशन मोशन। तो रिवॉल्यूशन मोशन क्या करता है, ऋतुओं को प्रभावित करता है। ऋतु परिवर्तन जो होता है वो किसकी वजह से होता है, पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण। या परिक्रमण गति क्या होती है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। अगर पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे, अपने एक्सिस पर घूमना बंद कर दे, तब क्या होगा, रोटेशन करना बंद कर दे, तो दिन और रात नहीं होंगे। जहां दिन है वहां दिन रहेगा और जहां रात है वहां रात रहेगी। कब तक रहेगी, जब तक उसका दूसरा हिस्सा सूर्य के सम्मुख नहीं आ जाता। यानी कि 6 महीने दिन रहेगा, 6 महीने रात। और जहां पर रिवॉल्यूशन करना बंद कर दे, सूर्य की परिक्रमा करना बंद कर दे, तब क्या होगा, ऋतु परिवर्तन नहीं होगा। जहां पर गर्मी है वहां गर्मी रहेगी, जहां सर्दी है वहां सर्दी रहेगी। ये बात आपको यहाँ याद करनी है। और यही रिवॉल्यूशन गति क्या करती है, हमारी ऋतुओं को प्रभावित करती है और ऋतुएं बदलती रहती हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से बदलती हैं। देखिए, ग्रीष्म ऋतु का जो समय काल रहता है भारत में, वो रहता है मध्य मार्च से लेकर के मध्य जून तक, यानी कि मिड मार्च से मिड जून तक। तो दोस्तों इस समय क्या होता है कि कब ग्रीष्म ऋतु भारत में कब होगी, यानी कि ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, और ये क्या है, ये हमारी 23.5 डिग्री की सदन रेखा है, यानी कि मकर रेखा। ये 0 डिग्री की विषुवत रेखा और ये 23.5 डिग्री की नॉर्थ लैटिट्यूड यानी कि कर्क रेखा। इसी समय इस पर क्या पड़ रही हैं, सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। तो सूर्य की सीधी किरणें पड़ने की वजह से यहाँ क्या हो जाएगी, कर्क संक्रांति होगी। और कर्क संक्रांति होगी 21 जून को। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी। तो राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में भारत के साथ साथ तो यहाँ पर भी क्या होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी, ठीक है। तो देखिए कब बनती है कि जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, इस समय राजस्थान का तापमान अधिक होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर चलने वाली जो पश्चिमी हवाएं हैं वो शुष्क होती हैं, गर्म होती हैं, बिना आर्द्रता वाली होती हैं, इसलिए यहाँ का तापमान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। देखिए यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। तो 40 डिग्री सेल्सियस तापमान अगर यहाँ पर है तो यहाँ का जो दाब होगा, यानी कि वायु के द्वारा लगने वाला जो दाब होगा यहाँ पर, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वायु दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब हवाएं गर्म होती हैं और गर्म होकर के ऊपर उठती हैं तो जो हवा का तापमान ज्यादा होगा, तो हवा का तापमान अगर ज्यादा है तो वो हल्की हो जाएगी, और हल्की हो जाएगी तो हल्की होकर के वो ऊपर उठेगी, और ऊपर उठेगी तो नीचे वायु के द्वारा जो बल लगेगा इसके धरातल पर वो क्या लगेगा, कम लगेगा। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वायु दाब कम हो जाएगा, जिसे हम निम्न वायु दाब या लो प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ टेम्परेचर अधिक है तो वायु दाब कम है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वायु दाब कम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक बात लिखी है कि राजस्थान के अधिकांश जिलों का जो तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। यानी कि यहाँ पर कुछ चूरू हुआ, जैसलमेर हुआ, बाड़मेर हुआ, जोधपुर हुआ, बीकानेर हुआ, ये कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ का टेम्परेचर ग्रीष्म ऋतु में 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। चूरू राजस्थान का एक ऐसा जिला है दोस्तों जहाँ पर क्या होगा,
तापमान हमेशा ज़्यादा रहता है, यानी कि राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला अगर कोई है तो वो है चूरू। तो देखिए ये आपकी कर्क रेखा है, और ये कर्क रेखा कहाँ से गुजर रही है? बांसवाड़ा से गुजर रही है, डूंगरपुर से गुजर रही है, 2 जिलों से गुजर रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बांसवाड़ा प्लस डूंगरपुर। तो इन 2 जगह से ये गुजर रही है। इसके कारण क्या होता है कि यहाँ सूर्य के द्वारा प्राप्त होने वाला ताप सर्वाधिक प्राप्त होगा कहाँ? बांसवाड़ा। और सबसे दूर है अपना क्या? श्री गंगानगर। तो यहाँ पर सूर्य से प्राप्त होने वाला ताप क्या होगा? कम प्राप्त होगा। तो सर्वाधिक सूर्य ताप वाला जिला कौन सा है? वो है बांसवाड़ा। और न्यूनतम सूर्य ताप वाला जिला कौन सा है? वो है आपका श्री गंगानगर। ठीक है, इतनी सी बात याद रहेगी। आगे देखते हैं। अब देखिए और क्या क्या विशेषताएं हैं ग्रीष्म ऋतु की राजस्थान में। इस ऋतु में मई तथा जून में गर्म एवं शुष्क हवाएं, दोस्तों ये याद रखना कि जो लू है वो किस प्रकार की हवा है? वो गर्म एवं शुष्क हवा है। किस प्रकार की? गर्म एवं शुष्क हवा है। तो मई और जून में राजस्थान के पश्चिमी भाग में क्या चलती हैं? आपकी गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती हैं, जिसे यहाँ पर स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। अब मैंने अभी कुछ जिलों के नाम बताए थे, जोधपुर, बाड़मेर, चूरू। ये 3-4 जिले ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर लगभग 48 डिग्री सेल्सियस कितना रहता है? 48 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। ठीक है, तो जोधपुर, बाड़मेर, चूरू का तापमान इस ऋतु में कितना रहेगा? 48 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। दूसरी चीज, अब ये जो हमारा राजस्थान है, अभी देखा अपन ने, ये अपना राजस्थान है और राजस्थान में ये अरावली श्रृंखला है। तो इसके गर्म रहने का रीजन क्या है? यानी कि राजस्थान में जो तापमान है, तो तापमान अधिक रहने का कारण क्या है? तो देखिए दोस्तों, उस कारण को एक बार देख लीजिए। इसके पश्चिम में क्या पाई जाती है? रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रेतीली बलुई मिट्टी। तो पश्चिम में तो टेम्परेचर अधिक होने का कारण रेतीली बलुई मिट्टी है, लेकिन पूर्व में टेम्परेचर अधिक होने का कारण है सैंडस्टोन। क्या है? सैंडस्टोन। इसका मतलब बलुआ पत्थर। कि पश्चिम में तो क्या पाई जाती है? रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ का तापमान क्या रह जाता है? अधिक होता है। और पूर्व में सैंडस्टोन पाए जाने के कारण इसका तापमान अधिक होता है। तो पॉइंट क्या था अपना कि पश्चिमी राजस्थान में गर्मी अधिक होने का कारण क्या है? यहाँ रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है, जबकि पूर्वी राजस्थान में गर्मी अधिक होने का कारण है बलुआ पत्थर। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अगला है राजस्थान का सबसे गर्म जिला। तो राजस्थान का सबसे गर्म जिला क्या है? चूरू है। अब देखिए दोस्तों, अब ग्रीष्म ऋतु है, पश्चिम में राजस्थान के में क्या है? तापमान अधिक हो गया। तापमान अधिक है तो हवा गर्म होकर के ऊपर उठ जाएगी, ऊपर उठेगी तो नीचे निम्न दाब बनेगा। इसी समय हिंद महासागर में क्या बन रहा होगा? आपका उच्च वायु दाब बन रहा होगा। क्यों? क्योंकि स्थल की अपेक्षा समुद्र क्या होता है? वो वहाँ की वायु में नमी अधिक होती है, ठंडी होती है, इसलिए वो नीचे बैठने की कोशिश करती है और वहाँ पर उच्च वायु दाब बन जाता है। और हवाओं की एक शर्त है कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलने लगेंगी। किससे? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी। तो इसी समय हिंद महासागर से दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए कंडीशंस उत्पन्न हो जाती हैं और धीरे 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 फिर हवाएं क्या होती हैं? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलने लगती हैं। इसे ही कहा जाता है दक्षिण पश्चिमी मानसून। इसी दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारत में वर्षा होती है और उसी लिए हम भारत को क्या करते हैं? भारत में एक अलग से ऋतु का डिसाइड किया गया है, उसको वितरण किया गया है वर्षा ऋतु। तो अब इसी ग्रीष्म ऋतु क्या करती है? उसके लिए कंडीशंस उत्पन्न करती है, फिर भारत में क्या बनती है? आपकी वर्षा ऋतु बनती है। तो उस वर्षा ऋतु को देख लेते हैं। अगली है अपनी वर्षा ऋतु। तो अभी हमने देखा था कि गर्मी में यहाँ पर क्या बन जाता है? लो प्रेशर बन जाता है, यानी कि लो प्रेशर उत्तर पश्चिमी भारत और ये पाकिस्तान वाला रीजन है। तो पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत में क्या बन जाएगा? अपना निम्न वायुदाब बनेगा और इसे ही क्या कहा जाता है? मानसून गर्त कहा जाता है। यानी कि मानसून गर्त किसे कहते हैं? अगर प्रश्न पूछा जाए तो बोलना कि उत्तर पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान के कुछ हिस्से में निम्न वायुदाब का विकास होता है, जिसे मानसून गर्त के नाम से जाना जाता है। और इसी समय हिंद महासागर में उच्च वायुदाब का विकास होता है। तो हवा जो चलेगी वो कहां से कहां चलेगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी। ठीक है दोस्तों, तो लो प्रेशर से
हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चल रही हैं। इसका मतलब हवा हमेशा वहीं चलेगी जहां दूसरी जगह खाली होगी, तो उस स्थान को भरने के लिए हवाएं चलती हैं। अब भारत की जो आकृति है, ये प्रायद्वीपीय भारत की जो आकृति है वो किस प्रकार है? वो इस प्रकार है, त्रिभुजाकार रूप में प्रायद्वीपीय भारत की आकृति। तो त्रिभुजाकार रूप में है तो जो हवाएं चलेंगी वो दो शाखाओं में बढ़ जाती हैं, एक तो बंगाल की खाड़ी की शाखा और एक अरब सागरीय शाखा। तो इसी मानसून को फिर हम क्या करते हैं, दो भागों में बांट देते हैं, एक अरब सागरीय मानसूनी शाखा, दूसरी बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा। अब हिंद महासागर में हाई प्रेशर बना, उच्च वायुदाब बना, तो यहाँ से हवाएं किधर चलेंगी? लो प्रेशर की ओर चलेंगी। तो देखिए ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ से हवाएं इस तरीके से चलती हैं, इस तरीके से चलेंगी, और यहाँ पर है आपका अरावली पर्वत। क्या है? अरावली पर्वत। तो जो हवाएं चलती हैं वो इस प्रकार चल रही हैं। तो अरब सागरीय शाखा क्या करती है? इसके बिल्कुल समानांतर निकल जाती है। तो समानांतर निकल जाती है तो यहाँ इस अरब सागरीय शाखा से वर्षा नहीं हो पाती, जबकि बंगाल की खाड़ी में जैसे जैसे मानसून पहुँचता है फिर यहाँ से पानी उठाता है ये, और यहाँ से पानी उठाएगा तो क्या करेगा? पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा करेगा, फिर ये पश्चिम में मुड़ जाएगा, और पश्चिम में मुड़ जाएगा तो पूर्व से पश्चिम की ओर जैसे जैसे मानसून बढ़ता है इसकी आर्द्रता में कमी आने के साथ साथ वर्षा में भी क्या आती है? कमी आती है। इसीलिए राजस्थान का ये क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है, तो मानसून की उत्पत्ति कहाँ होती है? हिंद महासागर में, जिसे किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। तो भारत में जो सामान्यतः वर्षा होती है वो किस ऋतु से होती है? वो वर्षा ऋतु से होती है। कौन से किससे होगी? मानसून से होगी। कौन सा मानसून? दक्षिण पश्चिम मानसून, क्योंकि ये नॉर्थ हो गया भारत का, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो इन दोनों के बीच की जो दिशा है साउथ वेस्ट, ये क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम मानसून हो जाएगा। ठीक, अब इसकी विशेषताएं जानते हैं कुछ, कि वर्षा ऋतु की विशेषताएं क्या है। देखिए दोस्तों, यह है वर्षा ऋतु, और भारत में वर्षा ऋतु जो औसत वार्षिक वर्षा होती है राजस्थान में वो होती है 57.51 सेंटीमीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मेंशन कर लेना अपनी कॉपी में, ये पूछा गया है पिछले एग्जामों में। तो सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा राजस्थान में कितनी है? 57.51 सेंटीमीटर। और सबसे पहले राजस्थान में मानसून किस जिले में प्रवेश करता है? तो वो बांसवाड़ा में प्रवेश करता है। ये दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली चीज, औसत वार्षिक वर्षा राजस्थान की 57.51 सेंटीमीटर, और सबसे पहले मानसून बांसवाड़ा में। तो ये तो हो गया राजस्थान में बांसवाड़ा में प्रवेश कर रहा है। दूसरी बात तो ये कि भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ प्रवेश करता है? तो वो करता है केरल में। कहाँ पर करेगा दोस्तों? केरल में, और राजस्थान में बांसवाड़ा में। अब इसी दक्षिण पश्चिम की मानसूनी शाखा को क्या कर दिया है? दो शाखाओं में विभाजित कर दिया है। एक तो है आपकी अरब सागरीय शाखा और दूसरी है बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो अरब सागरीय शाखा क्या करती है कि ये अरावली पर्वत के समानांतर निकल जाती है, और समानांतर निकल जाएगी तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में हिमालय से टकरा करके वहां थोड़ी बहुत वर्षा करती है। दूसरा है बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो अभी अपन ने देखा था कि जब बंगाल की खाड़ी की शाखा राजस्थान तक आती है तो उसकी आर्द्रता में क्या आती है? कमी आती है। तो उसकी आर्द्रता में कमी आती है तो ये क्या करती है? अपनी नमी खो देती है, जिससे इससे भी वर्षा क्या होगी? कम वर्षा प्राप्त होती है। ठीक है, ये पॉइंट याद रहेगा। अब राजस्थान में जो वर्षा प्राप्त होती है, अब राजस्थान को क्या किया गया है? कुछ समवर्षा रेखाओं के द्वारा विभाजित किया जाता है, और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी दो समवर्षा रेखाएं। एक तो है 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा और एक है 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। दोस्तों, जो 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है, यानी कि समवर्षा को कहते हैं कि समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? समवर्षा रेखा कहलाती है। तो राजस्थान में 50 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा है वो राजस्थान को दो भागों में डिवाइड करती है। एक तो पश्चिमी राजस्थान और एक पूर्वी राजस्थान। ये जो 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है ये अरावली के पश्चिमी भाग के सहारे से गुजरती है। तो जस्ट उसके पश्चिम वाला भाग तो क्या हो जाएगा? पश्चिमी राजस्थान, और उसके पूर्व वाला भाग हो जाएगा पूर्वी राजस्थान। तो ये पॉइंट याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को कितने भागों में विभाजित करती है? तो दो भागों में। कौन कौन से? पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये है हमारी 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। तो 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा ने क्या किया, ये तो हो गया आपका पश्चिमी राजस्थान, यानी कि यहां से लेकर के ये पूरा रीजन, ये पूरा रीजन तो क्या हो गया आपका पश्चिमी राजस्थान, और ये पूरा रीजन क्या हो गया, ये हो गया आपका पूर्वी राजस्थान। ठीक है दोस्तों, तो 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा ने राजस्थान को 2 भागों में डिवाइड किया। अब इसके बाद में एक बचती है आपकी 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। तो 25 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा है वो क्या कर रही है, वो इस पश्चिमी राजस्थान को, या ये कहें कि पश्चिमी मरुस्थल को, पश्चिमी मरुस्थल, तो ये है हमारा मरुस्थल, तो इस मरुस्थल को भी 2 भागों में विभाजित करती है। तो एक तो है अपना ये शुष्क मरुस्थल, ये तो कौन सा हो गया, शुष्क मरुस्थल, तो एक तो शुष्क मरुस्थल में विभाजित किया और दूसरा राजस्थान बांगर में विभाजित किया, या जिसे हम अर्ध शुष्क मरुस्थल भी कहते हैं। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में डिसाइड करती है, एक तो शुष्क मरुस्थल या रेतीला शुष्क मैदान, दूसरा अर्ध शुष्क मैदान या राजस्थान बांगर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राजस्थान में अब एक रेखा और गुजरती है दोस्तों, तो एक रेखा गुजरती है आपके पाकिस्तान और भारत की सीमा के सहारे सहारे, इसका नाम है 10 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। तो सवाल पूछा जाए कि 10 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा क्या करती है, भारत पाकिस्तान के साथ में सीमा निर्धारित करती है, यानी कि इसकी सीमा पर स्थित है। अब देखिए, अब वर्षा ऋतु के आधार पर कुछ फैक्ट्स यहां पर बनाए हैं। उन फैक्ट्सों में पहला है आपका कि राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान, यानी कि राजस्थान में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है, तो वो है दोस्तों माउंट आबू। और माउंट आबू स्थित है सिरोही जिले में। कहां पर, सिरोही जिले में। देखिए ये आपका राजस्थान है, यहाँ पर बांसवाड़ा डूंगरपुर है, यहाँ सिरोही है, तो यहाँ पर सिरोही में क्या है, माउंट आबू। तो माउंट आबू राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थान भी है, क्योंकि इसकी चोटी गुरु शिखर आपने नाम सुना होगा। ठीक है, गुरु शिखर जिसकी 1722 मीटर ऊंचाई है। तो राजस्थान का ये सर्वाधिक ऊंचा क्षेत्र है। तो सबसे ऊंचा क्षेत्र होने के कारण जब अरब सागरी शाखा यहाँ पर आती है, टकराती है, तो देखिए कैसे टकराएगी, वो इस तरीके से टकराएगी। तो ऊंचाई अधिक होने के कारण यहाँ पर इस क्षेत्र से टकराने के कारण यहाँ वर्षा क्या होगी, अधिक होगी। तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान पूछा जाए तो माउंट आबू। दूसरा है कि राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा हो जाएगा, झालावाड़ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक वर्षा अगर जिला पूछा जाए तो झालावाड़, और स्थान पूछा जाए तो माउंट आबू। ठीक है, अब एक पॉइंट आता है कि सर्वाधिक वर्षा हो गई, वर्षा वाला स्थान हो गया, वर्षा वाला जिला हो गया। अब पूछा जाता है न्यूनतम। तो राजस्थान में जो न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है, तो जैसलमेर में एक जगह पड़ती है दोस्तों सम। ठीक है, सम जो है, सम तहसील है राजस्थान की, जैसलमेर के जिले की एक, और ये राजस्थान की पश्चिमी सीमा बनाती है, पश्चिमी बिंदु बनाती है। तो सम में बिल्कुल न्यूनतम वर्षा होती है, बहुत कम वर्षा होती है, कभी कभार हो जाए। तो राज्य में न्यूनतम वर्षा वाला अगर स्थान पूछा जाए तो सम जैसलमेर, स्थान सर्वाधिक माउंट आबू, न्यूनतम सम, जिला कौन सा, जैसलमेर, और सर्वाधिक में जिला कौन सा है, झालावाड़। अब अगला है राज्य में न्यूनतम वर्षा वाला जिला, तो स्थान भी जैसलमेर में, तो जिला भी कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर भी हो जाएगा। तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला होगा वो झालावाड़, और न्यूनतम वर्षा वाला जो जिला होगा वो जैसलमेर होगा। ठीक है, स्थान सम, और यहाँ पर स्थान माउंट आबू। क्यों होगा, क्योंकि माउंट आबू राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचा क्षेत्र है, और सर्वाधिक ऊंचा क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर अरब सागरी शाखा क्या करती है, टकराती है, जिससे इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है। तो इसीलिए ये वाला जो क्षेत्र है, सम जैसलमेर वाला जो रीजन, ये आता है दोस्तों आपका किसमें, ये आएगा शुष्क एरिड जलवायु प्रदेश में, एरिड क्लाइमेटिक रीजन में आएगा, या शुष्क जलवायु प्रदेश में आएगा।
और ये जो रीजन आएगा ये आएगा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में, ये वाला और ये वाला। ये रीजन आएगा आपका आर्द्र जलवायु प्रदेश में, ये आएगा आपका अर्धशुष्क उपाद्र में, ठीक है, अर्धशुष्क या उपाद्र जलवायु प्रदेश में। तो ये थी आपकी वर्षा ऋतु। अब इसके बाद में अगली जो ऋतु आती है अपनी, वो आ रही है शरद ऋतु, ऑटम सीजन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए शरद ऋतु, अब शरद ऋतु के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं, ठीक है दोस्तों। एक मिनट, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, घबराएं नहीं, सही हो जाएगा। चलिए, तो वर्षा ऋतु का जो समय काल था राजस्थान में, वो क्या था, वो था मध्य जून से लेकर के मध्य सितंबर तक। तो मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच में वर्षा ऋतु रहती है राजस्थान में और भारत में। और उसी समय उसके तुरंत बाद में जो अगली ऋतु आती है वो कौन सी आती है, वो आती है आपकी शरद ऋतु। तो शरद ऋतु का जो समय काल रहेगा वो जस्ट वर्षा काल के बाद में होगा, इसका मतलब मध्य सितंबर से लेकर के मध्य दिसंबर के बीच में, ठीक है। तो मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर के बीच में धीरे धीरे क्या होगा, अब गर्मी और वर्षा ऋतु धीरे धीरे समाप्त होगी। एक बात ध्यान रखना कि जो वर्षा होती है वो भारत में या राजस्थान में एक साथ नहीं रुकती, यानी कि उसका भी एक क्रमिक रूप होता है। अब जैसे जैसे मानसून आया, अब आने के बाद में वो वापस भी जाएगा, तो वापस जाएगा तो एकदम से वापस नहीं जाएगा, इसका मतलब धीरे धीरे उसे जाने में भी समय लगेगा, क्योंकि जितना समय उसको आने में लगा उतना ही जाने में लगेगा। तो इसीलिए शरद ऋतु को क्या कहा जाता है, मानसून का निवर्तन काल। क्या कहा जाता है, मानसून का निवर्तन या लौटता हुआ मानसून का काल, या मानसून का निवर्तन या मानसून का प्रत्यावर्तन काल। क्यों, क्योंकि इसी समय, इसी शरद ऋतु में धीरे धीरे मानसून लौटना प्रारंभ करता है और शीत ऋतु में धीरे धीरे लौट के वो कहां चला जाता है, वापस दक्षिणी हिंद महासागर में चला जाता है। शरद ऋतु की जो विशेषता है, चाहे वो भारत में अगर शरद ऋतु पूछी जाए चाहे राजस्थान में पूछी जाए, इसकी एक ही विशेषता है कि ये ऋतु ऐसी है जिसमें दिन में तो उच्च तापमान रहता है, और उच्च तापमान कितना रहेगा, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और रात में क्या रहता है आपका, निम्न तापमान रहता है 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो इसीलिए इस ऋतु में तापांतर क्या पाया जाता है, पूरे भारत में अधिक पाया जाता है। क्या पाया जाएगा, तापांतर अधिक पाया जाएगा। अगला पॉइंट है कि इस समय वर्षा ऋतु का समापन एकाएक न होकर क्रमिक रूप से होता है, जो लौटते हुए कुछ भागों में वर्षा करता है। तो ये थी हमारी शरद ऋतु। अब इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट ऋतु अपनी आ रही है, वो है शीत ऋतु। तो शीत ऋतु का मतलब हो गया कि शीत ऋतु भारत में कब बनेगी, जब सूर्य की सीधी किरणें किस पर पड़ेंगी, मकर रेखा पर पड़ती हैं, और मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है। तो सूर्य की सीधी किरणें कहां पड़ रही हैं, मकर रेखा पर। तो मकर रेखा पर कब पड़ती हैं सूर्य की सीधी किरणें, 22 दिसंबर को पड़ती हैं, और इसी कंडीशन को कहा जाता है मकर संक्रांति। क्या कहा जाता है, मकर संक्रांति। तो जब मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी, उस समय भारत वाले हिस्से में क्या होगा, सर्दी होगी, और सर्दी होगी तो यहाँ की हवाएं ठंडी होंगी। ठंडी हवा हमेशा भारी होती है, और भारी होने के कारण वो नीचे बैठेगी, और नीचे बैठेगी तो यहाँ क्या बनेगा, उच्च वायुदाब का विकास होगा। यानी कि इस ग्रीष्म ऋतु में जिस स्थान पर निम्न वायुदाब था, अब वहीं धीरे धीरे क्या बनने लगेगा, उच्च वायुदाब बनने लगेगा। तो उच्च वायुदाब जैसे जैसे बनेगा, अब जस्ट इसके विपरीत हिंद महासागर में क्या बन जाएगा, निम्न वायुदाब बनेगा। अब मानसून लौटना प्रारंभ करेगा, कहां से, अब हवाएं किधर चलेंगी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। यानी कि जैसे जैसे मानसून आया था वैसे वैसे ही क्या जाएगा, वापस जाएगा। और जब मानसून वापस जाता है तो इसे कहा जाता है लौटता हुआ मानसून, या उत्तर पूर्वी मानसून, या मानसून का प्रत्यावर्तन। अब देखिए दोस्तों, इस लौटते हुए मानसून से भारत के कौन से तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, वो होती है कोरोमंडल तट पर। कहां पर, कोरोमंडल तट पर, या तमिलनाडु के तट पर।
तो शीत ऋतु में भारत में 2 राज्य ऐसे हैं जहां वर्षा होती है, एक तो तमिलनाडु जहां उत्तर पूर्वी मानसून के कारण वर्षा होती है, और एक है आपका पंजाब जहां पर पश्चिमी विक्षोभों के कारण वर्षा होती है। अब देखिए इसी ऋतु में भूमध्य सागर में क्या होता है, पश्चिमी विक्षोभ उठते हैं। इसका मतलब हवाएं पूरब से पश्चिम की ओर चलने लगती हैं, जिसे हम शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या करते हैं, भूमध्य सागर से और कैस्पियन सागर झील से आर्द्रता उठाते हैं, नमी उठाते हैं, और पूर्व की ओर जब ये हवाएं चलती हैं तो इनके द्वारा जो वर्षा होती है उसे कहा जाता है मावट, यानी कि पश्चिमी विक्षोभों के कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, अरब वाले रीजन में वर्षा होती है। लेकिन भारत में इस वर्षा को क्या कहा जाएगा, मावट कहा जाएगा। और मावट जो है यहाँ पर किसकी फसल के लिए उपयोगी मानी जाती है, रबी की फसल के लिए उपयोगी मानी जाती है, गेहूं, सरसों आदि के लिए। ठीक है, तो ये थी शीत ऋतु। तो शीत ऋतु में भारत में किसके द्वारा वर्षा होती है, एक तो उत्तर पूर्वी मानसून या लौटता हुआ मानसून जिसे हम कहते हैं, या मानसून का प्रत्यावर्तन, दूसरा पश्चिमी विक्षोभ। तो पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा भारत के उत्तर पश्चिमी रीजन में बारिश होगी, और लौटते हुए मानसून के द्वारा भारत के दक्षिणी भाग में या कोरोमंडल तट पर वर्षा होगी। तो शीत ऋतु में वर्षा प्राप्त करने वाले भारत के 2 राज्य, तो पंजाब और तमिलनाडु, यानी कि सर्वाधिक वर्षा शीत ऋतु में यहीं पर होगी। ठीक है, अब इसके एक एक करके एक बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं कि ये बिंदु क्या कह रहे हैं आपके। पहला बिंदु है, इस ऋतु में भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर की उत्तर पूर्वी हवाएं राजस्थान में प्रवेश करती हैं, तथा शीतकालीन चक्रवात भी राजस्थान में प्रवेश करता है, जिसे यहाँ पर क्या होती है, वर्षा, जिसे क्या कहा जा रहा है, मावट कहा जाता है। इस ऋतु में संपूर्ण उत्तरी राजस्थान में तापमान बहुत कम हो जाता है। इस ऋतु में उत्तरी भारत में हिमपात होने से राज्य में शीत हवाओं का प्रकोप होता है। तो ये सबको मालूम है। राजस्थान का सर्वाधिक ठंडा जिला, अब देखिए दोस्तों, राजस्थान का सबसे गर्म जिला चूरू था, तो सबसे ठंडा जिला भी कौन सा होगा, चूरू होगा। क्यों, क्योंकि रेगिस्तान में है, रेगिस्तान में यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर अधिक होता है, तो टेम्परेचर अधिक होने के कारण सबसे गर्म होगा। तो वही रेत शीत ऋतु में क्या हो जाएगा, जितना गर्म हुआ उतना ही ठंडा हो जाएगा। तो सबसे गर्म जिला होने के साथ साथ सबसे ठंडा जिला भी कौन सा है, आपका चूरू है। अब ये हो गई हमारी भारत की ऋतुएं, राजस्थान की ऋतुएं। राजस्थान की ऋतुओं के बाद में अब जो जलवायु वाली बेसिक बातें थी वो हो गई कंप्लीट। इसके बाद में इसी में हमारा एक टॉपिक आता है राजस्थान के जलवायु प्रदेश। तो राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को भी हम देख लेते हैं एक बार कि कितने भागों में इसके जलवायु प्रदेशों को विभाजित किया जाता है। हाँ, इससे पहले हम कुछ हवाओं की चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर कि राजस्थान में कुछ हवाएं चलती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको दिशाओं का ज्ञान जरूरी है। यह है आपकी उत्तर दिशा, यह है दक्षिण। उत्तर दिशा जो है वो आपकी मुख्य दिशा मानी जाती है। इसके बाद में दक्षिण दिशा है, ये आपकी पूर्वी दिशा और ये आपकी पश्चिमी दिशा। तो राजस्थान में पूरब से चलने वाली पवनों को क्या कहा जाता है, पूर्वा या आगुड़ी। पूर्वा, पूर्वाई, पूर्वैया या आगुड़ी किसे कहा जाता है, बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाएं जो राजस्थान में प्रवेश करती हैं, जिनके द्वारा यहाँ पर क्या होती है, वर्षा होती है, उनको क्या कहा जाता है, पूर्वा, पूर्वाई या पूर्वैया या आगुड़ी। ठीक है। एक होती है कि दक्षिण पूर्व की ओर चलने वाली हवा। राजस्थान में दक्षिण पूर्व की ओर चलने वाली हवा क्या कहलाती है, आपकी चील कहलाती है। और उत्तर पूर्व की ओर चलने वाली हवा क्या कहलाती है, आपकी धराऊ कहलाती है। धराऊ उत्तर में भी चलती है और उत्तर पूर्व में भी चलती है। ठीक है। दूसरी है उत्तर में चलने वाली हवा धरोड़ और धराऊ दोनों कहलाती है। उत्तर पश्चिम में चलने वाली हवा, ठीक है, तो उत्तर पश्चिम से, अब यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना, एक तो उत्तर पूर्व में चल रही है, एक उत्तर पश्चिम में चल रही है। तो उत्तर पश्चिम में जो हवा चलती है उसको कहते हैं संजेरी, और उत्तर पश्चिम से जो हवा चल रही है, यानी कि ये हवा ऐसे चलती है, इसको कहा जाता है यहाँ पर सूर्या या सूर्या। अब एक हवा है पछुआ या आथूड़ी। पछुआ पवन तो आप जानेंगे कि इनसे ही भारत में शीतकालीन वर्षा होती है, उत्तरी भारत में। तो पछुआ किसे कहते हैं, पछुआ या आथूड़ी कहते हैं कि पश्चिम से राजस्थान की ओर चलने वाली हवा को क्या कहा जाता है, पछुआ या आथूड़ी कहा जाता है। एक है आपकी नागौरण। तो नागौरण हवा नागौर से चलती है और ये
किधर चलेगी, दक्षिण पश्चिम की ओर चलेगी। इसकी दिशा किधर होगी नागोरण की, दक्षिण पश्चिम की ओर होगी। तो नागोरण किधर चलती है, दक्षिण पश्चिम में। गांगली किधर चलती है, दक्षिण पश्चिम में। समदरी किधर चलती है, दक्षिण पश्चिम में। और नाड़ा टांकड़ किधर चलती है, दक्षिण पश्चिम से चलती है। नाड़ा टांकड़ किधर चलती है, दक्षिण पश्चिम से चलती है। एक है लंकाऊ, तो लंकाऊ जो है वो दक्षिणी राजस्थान की ओर चलने वाली पवन है, जिसे हम क्या कहते हैं, लंकाऊ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ पवनें थी राजस्थान की प्रमुख हवाएं, जिनके अलग अलग नाम हैं और ये अलग अलग दिशाओं में चल रही हैं। आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद में अब हमारा मुख्य टॉपिक आता है राजस्थान के जलवायु प्रदेश। अब देखिए, राजस्थान के जलवायु प्रदेश, यहां से प्रश्न आपका आता ही आता है, चाहे वो प्री में आए चाहे मेंस में आए। जो विद्यार्थी इस समय एसआई में लगे हुए हैं, आरएएस में लगे हुए हैं, तो आरएएस और एसआई वाले, रीट वाले, फर्स्ट ग्रेड वाले जो भी विद्यार्थी हैं, उन सबके लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि आरएएस में तो प्री और मेंस दोनों में पूछा जाता है यहां से प्रश्न। और जो वस्तुनिष्ठ टाइप का प्रश्न है वो आपके पटवारी हुआ, एसआई हुआ, आरएएस हुआ, पुलिस हुआ, रीट हुआ, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, किसी भी एग्जाम में उठा लीजिए, जलवायु प्रदेशों से संबंधित एक प्रश्न आपका एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा। तो देखिए, राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को हम 4 भागों में बांट के स्टडी करेंगे। पहला है कोपेन का वर्गीकरण। ठीक है, तो कोपेन ने राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को विभाजित करने के लिए क्या आधार माना और उसके आधार पर कितने प्रकार के जलवायु प्रदेशों में से विभाजित किया, ये देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक मोटा मोटा इसका अनुमान लगाया है कि कोपेन ने जो वर्गीकरण किया था उसके लिए इसने वनस्पति को आधार माना और इस आधार पर इसने राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को कितने भागों में विभाजित किया है, 4 भागों में विभाजित किया है। दूसरा है थार्न-थ्वेट का वर्गीकरण। तो थार्न-थ्वेट का जो वर्गीकरण है, इसने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत करने के लिए वनस्पति, वर्षा और बाष्पीकरण, इन तीनों तत्वों को आधार माना और इनके आधार पर राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को 4 भागों में विभाजित किया। एक आता है जीटी ट्रिवार्था। तो जीटी ट्रिवार्था के अनुसार राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण, तो इसने भी क्या किया, वनस्पति को आधार माना और वनस्पति को आधार मान करके इसने भी राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को 4 भागों में विभाजित किया है। भारत की जलवायु को अगर आपने अच्छे से समझा है, पढ़ा है, तो वहाँ पे मैंने बहुत विस्तार से कोपेन था, थार्न-थ्वेट था, जीटी ट्रिवार्था था, इनके बारे में बहुत विस्तार से हमने वहाँ चर्चा की है। ठीक है, तो एक बार वो भी देख लें, उसके बाद में आप ये देखिए। अब कुछ राजस्थान को सामान्य जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। तो सामान्य जलवायु प्रदेशों में राजस्थान का विभाजन किसने किया है, भारतीय मौसम विभाग ने किया है। तो भारतीय मौसम विभाग ने सामान्य जलवायु प्रदेश बनाने के लिए राजस्थान के किन किन तत्वों को आधार माना, वर्षा, तापमान और आर्द्रता, और इसी आधार पर इसने राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया, 4 जलवायु प्रदेशों में। तो एक बात यहाँ पर आपको कॉमन लग रही होगी कि इन चारों ने क्या किया है, 4 जलवायु प्रदेशों में राजस्थान को विभाजित किया है। कोपेन ने वनस्पति को आधार माना, थार्न-थ्वेट ने वनस्पति को, वर्षा को और बाष्पीकरण को आधार माना, ट्रिवार्था ने वनस्पति को माना और भारतीय मौसम विभाग ने वर्षा, तापमान और आर्द्रता को जलवायु प्रदेशों को विभाजित करने का आधार माना है। ठीक है, तो अब इनमें से आज हम पढ़ेंगे क्या, कोपेन का वर्गीकरण, और कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर इसके जलवायु प्रदेशों को देखेंगे कि इसने किस प्रकार से, देखिए कोपेन ने जो विभाजन किया है उसके लिए 5 अंग्रेजी के मुख्य अक्षरों का प्रयोग किया था और मुख्य रूप से इसने जलवायु प्रदेशों को 5 भागों में डिसाइड किया। पहला था आपका ए यानी कि अंग्रेजी के कैपिटल लेटर का प्रयोग किया, किसके लिए, उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश के लिए। तो कोपेन ने उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश के लिए किस अंग्रेजी लेटर का यूज किया है, कैपिटल ए का। कैपिटल बी का प्रयोग किया है इसने शुष्क कटिबंधीय जलवायु प्रदेश, किसमें, शुष्क कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। सी का उपयोग किया है उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश, किसमें, उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। और डी का प्रयोग किया है शीत जलवायु प्रदेश के लिए और ई का प्रयोग किया है बर्फीली जलवायु प्रदेश के लिए। तो दोस्तों यहाँ हम राजस्थान के जलवायु प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो कोपेन ने राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। तो इनमें से जो ई जलवायु प्रदेश है ये राजस्थान में नहीं पाया जाता है।
ये सवाल पिछले किसी परीक्षा में पूछा गया था कि कोपेन के अनुसार कौन सा जलवायु प्रदेश राजस्थान में नहीं पाया जाता है। तो आप इन चारों को याद रखना, और ये बर्फीली या हिम जलवायु जो है ये राजस्थान में नहीं पाई जाती है। इस पॉइंट को आप यहीं पर नोट कर लेना। तो कोपेन के अनुसार राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है? 4। कौन कौन से देखते हैं। तो सबसे पहली चीज आपने जानी कि कोपेन ने अपना वर्गीकरण देने के लिए किस तत्व को आधार बनाया? वनस्पति को आधार बनाया है, और वनस्पति के आधार पर ही इसने राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को विभाजित किया है। तो देखिए दोस्तों, ये है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, आपको स्पष्ट रूप से इसमें दिख रहा होगा। तो पहला वर्गीकरण है इसका BWHW जलवायु, BWHW। तो बी का मतलब होता है, अभी देखा था हमने कि ऐसे क्षेत्र जहां पर बाष्पीकरण तो क्या होता है? अधिक होता है, और वर्षा क्या होती है? कम होती है। W का मतलब मरुस्थलीय जलवायु। अब इसी से आप अंदाजा लगा गए होंगे कि हाँ जी, BWHW जो जलवायु प्रदेश होगा वो ये मरुस्थलीय रीजन होगा। तो ये जो मरुस्थलीय रीजन है इसके लिए कोपेन ने किसका प्रयोग किया है? BWHW का प्रयोग किया है। H का मतलब हॉट क्लाइमेट, हॉट का मतलब कि यहाँ पर टेम्परेचर अधिक रहेगा। W का मतलब विंटर ड्राई समर रेन, यानी कि जो शीत ऋतु यहाँ कैसी होगी? शुष्क होगी, और ग्रीष्म ऋतु में थोड़ी बहुत वर्षा होगी। दूसरा प्रयोग है आपका AW जलवायु प्रदेश। AW के लिए इसने यूज किया है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। आर्द्र का मतलब कि ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्षा होती है। तो यहाँ A का मतलब है कि ऐसा क्षेत्र जहां पर टेम्परेचर हमेशा 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। W का मतलब क्या हो जाएगा? विंटर ड्राई समर रेन। तो ये दक्षिणी राजस्थान वाला जो रीजन है आपका, ये वाला, तो ये किसके अंतर्गत आता है आपका? ये आता है दोस्तों AW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत। तीसरा है आपका CW जलवायु, CWG, यानी कि शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु। ये जो आपको पीला पीला दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये पीला वाला जो रीजन है ये आपका CWG जलवायु प्रदेश में आता है, जहाँ C का मतलब होता है मध्य अक्षांशीय जलवायु, ठीक है, सेंट्रल मिड क्लाइमेट। W का मतलब विंटर ड्राई, जो शीत ऋतु होगी वो आपकी शुष्क होगी, और ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर क्या होगी? वर्षा होगी। G का मतलब होता है गंगा तुल्य। गंगा तुल्य का मतलब कि मैदानी क्षेत्र की जलवायु जहाँ पर सवाना प्रकार की वनस्पति मिलेगी। और एक है आपका BSHW। BSHW जलवायु प्रदेश का विस्तार राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर है, ये वाला देखिए, ठीक है। तो BSH जलवायु के लिए इसने अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु शब्द का प्रयोग किया है। तो अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु के लिए कोपेन ने किस वर्ड का प्रयोग किया है, किस कूट का प्रयोग किया है? वो है BSHW। तो सबसे पहले तो हमें इनके कूट याद रखने हैं। कूट कैसे? कि उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश के लिए, सवाल अगर यहीं से पूछ लिया जाए कि उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया है, तो वो है BWHW जलवायु प्रदेश, ठीक है। मरुस्थलीय की बात पूछी जाए तो BWHW सेम है। यहाँ पर BSHW सिर्फ एक वर्ड का अंतर है, यहाँ बीच में W है, यहाँ S है। तो यहाँ S का मतलब है स्टेपी जलवायु, यानी कि यहाँ पर उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, तो यहाँ पर BSHW अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, ठीक है। AW का मतलब कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, क्योंकि यहाँ पर वर्षा क्या होगी? ज्यादा होगी। CWG का मतलब शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु। तो इन 4 जलवायु प्रदेशों में कोपेन ने इसको विभाजित किया है। अब एक एक करके इन जलवायु प्रदेशों की विशेषताएं देखते हैं कि इनकी क्या क्या विशेषता होती हैं। देखिए, पहला है आपका BWHW जलवायु प्रदेश, ठीक है। तो BWHW जलवायु प्रदेश का मतलब उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, ये वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है। और इसकी विशेषताएं क्या है कि यहाँ पर बाष्पीकरण अधिक होगा, वर्षा कम होगी। W का मतलब मरुस्थलीय जलवायु, H का हॉट क्लाइमेट और विंटर ड्राई समर रेन। इसकी विशेषताएं देखिए, यहाँ पर जो तापमान रहता है वो ग्रीष्म ऋतु में अधिक रहता है, उच्च रहता है, और शीत ऋतु में निम्न रहता है। इसीलिए यहाँ पर तापांतर क्या पाया जाता है? अधिक पाया जाता है, ठीक है। दूसरा है बाष्पीकरण अधिक, वर्षा कम, और ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर वनस्पति नहीं पाई जाती है, या वनस्पति विहीन जलवायु प्रदेश कौन सा है कोपेन के अनुसार? तो वो है आपका BWHW, जहाँ का तापांतर क्या होगा? अधिक होगा। अब
इस BWHW जलवायु प्रदेश में कोपेन ने किन किन जिलों को समाहित किया राजस्थान के? तो पहला है आपका उत्तर पश्चिमी जोधपुर, जैसलमेर, देखिए ये है आपका उत्तर पश्चिमी जोधपुर, दूसरा है जैसलमेर, तीसरा है पश्चिमी बीकानेर, चौथा है आपका हनुमानगढ़ और उत्तर पश्चिमी श्री गंगानगर। ठीक है, तो इसने यहाँ पर 5 जिलों को समाहित किया किसके लिए? BWHW में उत्तर पश्चिमी जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और गंगानगर। ठीक, तो ये था कोपेन के अनुसार उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश या BWHW जलवायु प्रदेश। अब इसके बाद में अगला आता है आपका BSHW। तो BSHW जलवायु प्रदेश का मतलब है अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। तो अर्ध शुष्क स्टेपी का मतलब, बी का मतलब कि यहाँ पर भी तापमान क्या रहेगा? अधिक रहेगा। तापमान अधिक है तो यहाँ बाष्पीकरण भी क्या होगा? अधिक होगा। बाष्पीकरण अधिक है, लेकिन यहाँ बाष्पीकरण में आर्द्रता कम पाई जाती है, और आर्द्रता कम पाई जाएगी तो यहाँ पर वर्षा क्या होगी? कम होगी। एस का मतलब होता है स्टेपी तुल्य जलवायु, एच का मतलब होता है हॉट क्लाइमेट, ठीक है, और डब्ल्यू का मतलब होता है विंटर ड्राई समर रेन। क्या होगा डब्ल्यू का मतलब? विंटर ड्राई समर रेन। और एक डब्ल्यू का मतलब होता है अर्ध शुष्क, तो जिसके लिए ये जो डब्ल्यू है ये तो आएगा ही आएगा इसमें। इसके अलावा इसमें ये वाला जो डब्ल्यू दे रखा है इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा अर्ध शुष्क। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखना कि ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, यानी कि ये ऐसा जलवायु प्रदेश है जो राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत है। किस पर? राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर या सर्वाधिक भाग पर कोपेन के अनुसार कौन सा जलवायु प्रदेश पाया जाता है? तो वो है BSHW। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस जलवायु प्रदेश में जो टेम्परेचर रहेगा वो हमेशा 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहेगा। इसका मतलब यहाँ जो मिनिमम टेम्परेचर पाया जाएगा वो 18 डिग्री सेल्सियस पाया जाएगा, इससे कम नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, यहाँ शीत ऋतु क्या रहती है? शुष्क रहती है। अभी देखा था हमने विंटर ड्राई, ड्राई का मतलब सूखा, शीत ऋतु कैसी रहेगी? शुष्क रहेगी। यहाँ जो वनस्पति पाई जाएंगी, स्टेपी का मतलब होता है कि ऐसा क्षेत्र जहां पर घास के मैदान पाए जाते हैं और कांटेदार झाड़ियां पाई जाती हैं। ठीक है, अब राजस्थान के कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत आते हैं? बाड़मेर, जालौर, पाली, सिरोही, चूरू, झुंझुनू, नागौर, सीकर और दक्षिण पूर्वी गंगानगर। देखिए यहाँ से ये जितने भी इस वाले क्षेत्र में जो जिले हैं, यहाँ सीकर, झुंझुनू, जालौर, पाली, सिरोही, ठीक है, इधर चूरू, चूरू के बाद नागौर, सीकर और बाड़मेर, तो ये सारे क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं? BSHW जलवायु के अंतर्गत आते हैं। ठीक, इसके बाद में अगला जलवायु प्रदेश है आपका CWG जलवायु प्रदेश। CWG का मतलब यहाँ पर क्या होता है? C का मतलब होता है मध्य अक्षांशीय जलवायु, मिड लैटिट्यूडनल क्लाइमेट। W का मतलब होगा विंटर ड्राई समर रेन। G का मतलब होगा गंगा तुल्य, यानी कि ऐसी जलवायु जो गंगा के मैदान में पाई जाती है वही कहाँ पाई जाएगी? यहाँ पर पाई जाएगी। इसकी विशेषताएं क्या है कि यहाँ पर तापमान तो अधिक रहेगा, वर्षा भी कम होगी, कितनी? 60 से 80 सेंटीमीटर। और ये वाला जो क्षेत्र है पीला वाला, ये आता है आपका किसके अंतर्गत? CWG जलवायु प्रदेश के अंतर्गत। इसमें सवाई माधोपुर यानी कि अरावली पर्वत के दक्षिण पूर्वी जो भाग हैं, पूर्वी भाग, दक्षिण पूर्वी जो भाग होंगे वो पूर्वी भाग आ जाएंगे। इसमें सवाई माधोपुर हो गया, टोंक हो गया, भरतपुर, धौलपुर, करौली, बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा, जयपुर, दौसा, अलवर, तो पूर्वी राजस्थान इसके अंतर्गत समाहित है। ठीक है, अब इसके बाद में एक और जलवायु प्रदेश हमारा बचता है, वो कौन सा है आपका? वो है AW जलवायु प्रदेश। तो AW जलवायु प्रदेश की क्या विशेषताएं हैं? देखिए AW का मतलब है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। आर्द्र का मतलब यहां पर हो गया कि यहां वर्षा क्या होगी? बाकी के क्षेत्रों से अधिक होगी। तो यहाँ का पहली ए का मतलब होता है कि 18 डिग्री सेल्सियस से तापमान यहाँ हमेशा ऊंचा रहेगा। या शीत ऋतु शुष्क होगी और ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होगी।
तो इसकी विशेषताएं क्या होंगी कि यहाँ ग्रीष्म ऋतु तो गर्म होगी, शीत ऋतु शुष्क होगी, वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर होगी और यहाँ पर सवाना घास के मैदान या पतझड़ वन पाए जाएंगे। किस प्रकार की वनस्पति मिलेगी? सवाना घास के मैदान या पतझड़ वन। तो ये वाला जो रीजन है ये है आपका AW जलवायु प्रदेश, जिसमें आपका सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला कौन सा है? झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर, यानी कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान के भाग किसके अंतर्गत आ जाते हैं? कोपेन ने किसके अंतर्गत लिए? AW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत। तो ये थी आज की हमारी क्लास। इसके बाद हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे त्रिवार्ता, थानथ्वेट और सामान्य जलवायु प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए आप इसको अच्छे तरीके से पढ़िए और आपका कोई भी क्वेश्चन या सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना कमेंट करके भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।